चैप्टर्स 737, 738, 739, 740। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 737 ज़ॉम्बी अलायंस में शामिल होना। कीन बाइशेंग सच में एक गजब का बंदा था। उसकी बैटल स्ट्रेंथ इमॉर्टल मंकी किंग शीले के बराबर थी, लेकिन उसमें जरा सा भी घमंड वाला एटीट्यूड नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो फैंग युआन से बात कर रहा था तो उसका अंदाज एकदम कूल और काफी मिलनसार था। वो न सिर्फ जोर से हंसता था, बल्कि लोगों को ऐसी फीलिंग भी देता था कि वो बहुत खुले दिल का इंसान है। इस बार फैंग युआन जाहिर है मॉर्टल किलर मूव एंड फेमिलियर फेस के भेस में सामने आया था। उस खुद को छुपाना ही था। मा होंगयू और चाओ लियानये दोनों कीन बाइशेंग के कब्ज में थे। अगर उन्होंने कोई डिटेल बता दी होती या उनकी सोल सर्च कर ली जाती तो कीन बाइशेंग को फैंग युआन के 8 हाथों वाले हेवनली ज़ॉम्बी रूप के बारे में पहले ही पता चल जाता। चाहे वो ही लुलैन हो, ताई बाई युनशेंग या फिर फैंग युआन का 8 हाथों वाला हेवनली ज़ॉम्बी फिगर, वो नॉर्दर्न प्लेन्स में खुलेआम नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो तीनों 88 ट्रू यांग बिल्डिंग वाले इंसिडेंट के बच गए सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। अभी का वक्त बहुत नाजुक था। जब से नॉर्दर्न प्लेन्स के नंबर 1 विजडम पाथ गु इमॉर्टल डोंगफैंग चैंगफैन ने मरने से पहले ये अनुमान लगाया था कि गुनहगार नॉर्दर्न प्लेन्स का नहीं बल्कि कोई बाहर वाला है, तब से नॉर्दर्न प्लेन्स ने एक अनोखा एटीट्यूड बना लिया था मिलकर एक दुश्मन का सामना करने का। अनगिनत फोर्सेस और एक्सपर्ट्स बदला लेना चाहते थे, खासकर नॉर्दर्न प्लेन्स की 10 बड़ा सुपर फोर्सेस। उनके इंटरेस्ट पर बहुत भारी असर पड़ा था। वो यूएस गुनहगार को काट डालना चाहते थे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, उसकी खाल और हड्डियां नोच लेना चाहते थे, और उस सालों साल तक ऐसी तकलीफ देना चाहते थे जिससे उनके दिल की नफरत शांत हो। जैसे हाईफैंग युआन और बाकी लोग सामने आते, भले ही उनके गुनाह जाहिर ना होते, तब भी ये एक बड़े हंगामे का सबब बन जाता और नॉर्दर्न प्लेन्स के गु इमॉर्टल्स तुरंत एक्शन में आ जाते ताकि वो फैंग युआन और बाकियों को एक जरिए की तरह इस्तेमाल करके और अंदर की इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। इसलिए फैंग युआन यहां शाह हुआंग के फर्जी नाम से आया था। साथ ही उसके 8 भयानक हाथ आम ज़ॉम्बी कंधों में बदल गए थे। उसका 6 मीटर लंबा डरावना शरीर एक नॉर्मल इंसान के साइज का हो गया था, बल्कि उससे भी थोड़ा छोटा। उसके मुंह के बड़े दांत भी पूरी तरह अंदर हो गए थे। अब वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा था, बल्कि उससे एक कमजोर और लाचार होने की फीलिंग आ रही थी। ऑफ कोर्स फैंग युआन ने अपने इस भेस के बारे में फेरी लीशन को अपने लेटर में पहले ही बता दिया था। जब उन्होंने पहले स्नोई माउंटेन अलायंस बनाया था तब उन्होंने ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचा था। इसलिए यह फेरी लीशन और फैंग युआन का मिलकर बाहर वालों को धोखा देने का प्लान था। इससे उनके एग्रीमेंट का जरा सा भी उल्लंघन नहीं हुआ था। लेकिन फैंग युआन इतना मामूली दिखने के बावजूद एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी जिसका कल्टिवेशन रुका हुआ था और फ्यूचर अंधेरे में था, कीन बाइशेंग ने यूज बिल्कुल भी नीची नज़र से नहीं देखा। उसने फैंग युआन से बराबरी के तौर पर बात की। एक्चुअली जब वो बात कर रहे थे तो उसने बड़े प्यार भरे टोन में बात की। कीन बाइशेंग के इस रवैये ने फैंग युआन को मन ही मन उसकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। ये आदमी सच में एक अजीब ही चीज है, तभी तो वो इस पूरी सिचुएशन को पलट सका और नॉर्दर्न प्लेन्स के गु इमॉर्टल्स के हमले को अपने फायदे में बदल सका। कीन बाइशेंग भी सोच रहा था, ये छोटा सा रैंक 6 इमॉर्टल ज़ॉम्बी दिखने में तो आम है, लेकिन इतनी देर से उसकी जांच पड़ताल करने के बाद भी उससे कोई गलती नहीं हुई और उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया। अभी तक मुझे उसका ओरिजिन और बैकग्राउंड नहीं पता, और वो फिर भी मुझसे, कीन बाइशेंग से, शांति से और नॉर्मली बात कर सकता है। यह बांदा सिंपल नहीं है, बिल्कुल सिंपल नहीं है। फेरी ली शन साइड में खड़ी थी, मुस्कुराते हुए इन्हीं छोटी करके फैंग युआन और कीन बाइशेंग को बातें करते हुए देख रही थी। फेरी ली शन ने देखा कि उनकी बातें और भी जोश के साथ हो रही हैं तो वो धीरे से हंसी। जिस तरह से आप दोनों बातें कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है कि आप दोनों अभी मिले हैं। तुम दोनों ने तो मुझे कोने में ही छोड़ दिया, ऐसे लग रहा है जैसे दो बिछड़े हुए भाई अभी अभी मिले हों। मैं शर्मिंदा हूं, फैंग युआन ने जल्दी से कहा। यह सुनकर कीन बाइशेंग की आंख में चमक आ गई। फेरी ने बिल्कुल सही कहा, क्या बात है भाई शाह, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे हम पुराने दोस्त हैं, हमारी खूब जम रही है। क्यों ना हम स्वॉन ब्रदर्स बन जाएं? फेरी के माउंटेन प्लेज गु के साथ, आज से जब तक मेरे पास खाने को गोश्त होगा, मैं अपने छोटे भाई को भूखा नहीं रहने दूंगा। फेरी ली शन हैरान रह गई, उसने सोचा नहीं था कि कीन बाइशेंग इतना सीरियस हो जाएगा। हैरानी के बाद वो घबरा गई, क्या कीन बाइशेंग की परख मुझसे भी तेज है? क्या उसने फैंग युआन का भेस पहचान लिया है? फैंग युआन की सांस अटक गई और उसने फौरन एक जवान लड़के जिसे लालच छुपाना नहीं आ रहा हो जैसा एक्सप्रेशन बनाया,
मैं इस लायक नहीं, मैं इस लायक नहीं। अरे भाई, ये क्या कह रहे हो? लायक होने जैसी कोई बात नहीं होती। ये तो किस्मत है। या फिर भले ही भाई ऊपर से ऐसा दिखा रहे हो, पर असल में तुम मुझे, एक बिना फोर्स वाले आदमी को, नीची नजर से देखते हो। कीन बाइशेंग की एड़ी तेजी से चमकी। उसने फैंग युआन को घूरते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ओ नो, मेरा अनफेमिलियर फेस सिर्फ एक मॉर्टल किलर मूव है। कीन बाइशेंग को पहले ही कुछ गड़बड़ लग गई है। ये सब मेरी हद से ज्यादा दिखाई गई ताकत का नतीजा है। मेरे पास गू इमोर्टल कैदी दी और मैं गू इमोर्टल्स की ब्लेस्ड लैंड्स बेचने जा रहा था। भले ही कीन बाइशेंग एक अकेला कल्टीवेटर है, पर वो अलाइड फोर्सेस जमा करने में माहिर है और एक ऑक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसलिए वो मुझे इस्तेमाल करके मेरे पीछे की फोर्स तक पहुंचना चाहता है। ऑफ कोर्स, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि उस शक है कि मैं ही वो गुनहगार हूं जिसने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को गिराया था। चाहे जो भी हो, मैं इस आदमी के परेशान करने वाले और पावरफुल तरीकों को देख सकता हूं। ये सारे ख्याल फैंग युआन के दिमाग में तेजी से दौड़ गए और उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सच कहूं तो भाई कीन के साथ मेरी खूब जम रही है, लेकिन मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मैं ये फैसला नहीं ले सकता। मैं भाई कीन और फेरी लीशन की तरह आज़ाद नहीं हूं। स्वॉन ब्रदर्स बनने की बात, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं कर नहीं सकता। ऑफकोर्स वो नहीं कर सकते थे। अगर एक बार उन्होंने ऐसा कर लिया, माउंटेन प्लेज गू के सामने कसम खा ली, तो फैंग युआन उसके रहेंगो कर्म पर आ जाता। सबसे आसान तरीका था कि कीन बाइशेंग कहता कि भाई आपस में झूठ नहीं बोलते। टैब फैंग युआन क्या करता? वो यूज माना कैसे करता? तो ऐसी बात है, भाई की अपनी मजबूरियां हैं, मैं समझता हूं। मैं ना सिर्फ समझता हूं, बल्कि मैं आपकी मदद भी कर सकता हूं, भाई। कीन बाइशेंग ने अपनी छाती पीटते हुए कहा, और बोलते बोलते वो अभी भी फैंग युआन के बैकग्राउंड की जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहा था। फैंग युआन ने हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया, फिर मुड़कर फेरी लीशन की तरफ देखा। फेरी, मैं इस बार यहाँ एक और काम से आया हूँ, और वो है आपका माउंटेन प्लेज गू उधार लेना और इस्तेमाल करना। ये फेरी लीशन ने कीन बाइशेंग की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए कहा, शाहू वैंग, शायद तुम नहीं जानते, लेकिन हम प्रिंस फंगजियान को ऑक्शन में आने का न्योता देने जा रहे हैं। हमारे पास वक्त कम है, मुझे नहीं पता कि प्रिंस फंगजियान गुस्सा होंगे या नहीं। आखिरकार वो आखिरी इंसान हैं जिनसे हम मिलने जा रहे हैं। कीन बाइशेंग ने उल्टा कहा, प्रिंस फंगजियान राइचस पाथ के एक नमूने हैं, वो इतने छोटे दिल के कैसे हो सकते हैं? वैसे भी हमें वहां उतर जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। भाई शाहुआंग को इसे उधार देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। फैंग युआन ने हाथ जोड़े, अगर ऐसी बात है तो फेरी और भाई कीन को पहले जाना चाहिए, हम यहां से अलग हो जाते हैं। भाई शाहुआंग हमारे साथ क्यों नहीं चलते? प्रिंस फंगजियान से मिलने का ये एक नायाब मौका है। कीन बाइशेंग ने न्योता दिया। फैंग युआन एक रैंक 8 गू इमोर्टल के पास जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था, खासकर जब इस प्रिंस फंगजियान के पास कम से कम रैंक 7 का एक इन्वेस्टिगेटिव इमोर्टल गू था। भले हाई अनफेमिलियर फेस, थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल से मिला था, पर वो बस एक मोर्टल किलर मूव था। एक इन्वेस्टिगेटिव इमोर्टल गू के सामने वो काफी नहीं था। फैंग युआन ने कीन बाइशेंग का न्योता ठुकरा दिया और उन्हें उठकर जाते हुए देखा। जैसे ही उनकी परछाइयां आसमान में ओझल हो गईं, उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। आखिरकार उस पता चल गया था कि कीन बाइशेंग से निपटना कितना मुश्किल था। अस जाहिल शीले के मुकाबल इस आदमी का दिमाग बहुत तेज था। कौन जाने उसके दिमाग में कितने ख्याल चलते थे, जबकि ऊपर से वो एकदम शानदार और जोश से भरा हुआ दिख सकता था, जैसे कि ये सब उसके दिल की गहराइयों से आ रहा हो। सिर्फ उसकी एक्टिंग एबिलिटी हाई फैंग युआन के बराबर थी। अगर फैंग युआन एक पुनर्जन्म लिया हुआ पुराना राक्षस ना होता, तो शायद वो कीन बाइशेंग का असली चेहरा ना देख पाता। ये आदमी एक अकेला कल्टीवेटर है, फिर भी उसने अलायंसेस का एक नेटवर्क बना लिया और पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमोर्टल्स की दुनिया को प्रभावित कर दिया। उसके तरीके वाकई में लाजवाब थे, उसमें कुछ असली स्किल है। बदकिस्मती से मेरी पिछली जिंदगी में उसकी किस्मत खराब थी। जैसे हाई ब्लड हंटर सेवानिवृत्त होकर बाहर निकला, वो बदकिस्मती से उससे मिल गया और एक घमसान लड़ाई में शामिल हो गया और यूएस राक्षस के तरीकों का शिकार हो गया। फैंग युआन ने याद करते हुए कहा और मुड़कर दूसरी दिशा में उठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात अजूर ऑस्ट्रिचेस के एक झुंड से हुई। इस परिंदे की पीठ सूजी हुई थी, जैसे ऊंट की हो। उसके पंख नीले दिए और उसका शरीर एक जवान आदमी जितना मजबूत था। अक्सर झुंड में रहने वाले ये आसमान के बादशाह थे।
अजूर ऑस्ट्रिचेस का ये झुंड छोटा नहीं था, वो एक मिरियड बीस्ट ग्रुप था। फैंग युआन ने उनकी परवाह नहीं की, वो आगे उड़ता चला गया। अजूर ऑस्ट्रिचेस ने शिकार फैंग युआन को देखा और बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने पहले चीखा और फिर उसके पास आने लगे, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आए और उसकी इमोर्टल ज़ॉम्बी ऑरा को महसूस किया, वो डर के मारे भाग गए। सभी जीवित प्राणियों में खतरे से बचने की एक क्षमता होती है, यहां तक कि जानवरों और परिंदों में भी ये समझ होती है और वो खुद को मौत के मुंह में नहीं झोंकते। अगर ये फैंग युआन होता जो अपनी पिछली जिंदगी में पहली बार नॉर्दर्न प्लेन्स में कदम रखा था, अगर वो अजूर ऑस्ट्रिच ग्रुप से मिलता तो यूज उनसे बचने के लिए एक गड्ढा खोदकर खुद को दफन करना पड़ता। लेकिन अब बिना कुछ किए ही उसने इस अजूर ऑस्ट्रिचेस के झुंड को भगा दिया था। भले ही मैं एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन गया हूं, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी की उपलब्धियों के मुकाबले मेरा कल्टिवेशन लेवल इस वक्त से बहुत आगे निकल गया है। मेरी पिछली जिंदगी में इस मोड़ पर किंग माओ माउंटेन बाइनिंग बिंग के सेल्फ डेटोनेशन से तबाह हो गया था। क्योंकि क्लान्स खून के रिश्ते से जुड़े होते हैं, वो बाहर वालों से नफरत करते हैं। एक अकेला डिमोनिक कल्टीवेटर बनने से पहले मैं एक कारवान में शामिल हो गया था और अक्सर फ्रंट लाइंस पर रहता था, इस तरह से अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश करता था। अपनी पिछली जिंदगी में फैंग युआन सदर्न बॉर्डर, वेस्टर्न डेजर्ट, ईस्टर्न सी में 300 साल से ज्यादा घूमता रहा था, तब जाकर सेंट्रल कॉन्टिनेंट में एक रैंक 5 गू मास्टर बना था। लेकिन अब सिर्फ कुछ दशक ही बीते थे और फैंग युआन पहले से ही एक इमोर्टल था। भले ही वो एक इमोर्टल ज़ॉम्बी था, उसकी बैटल स्ट्रेंथ रैंक 6 गो इमोर्टल्स में अपर थी। पहली बात, उसके पुनर्जन्म का फायदा बहुत बड़ा था। दूसरी बात, फैंग युआन ने बहुत सी खतरनाक सिचुएशंस में हिस्सा लिया था, जितना ज्यादा रिस्क उतना ही बड़ा इनाम। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, मेरे पुनर्जन्म का असर और भी बड़ा होता जाएगा। ये ऑक्शन मेरी पिछली जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। उम्मीद है इस बार जब मैं नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करूंगा तो कम से कम हादसे होंगे और मेरे प्लान्स आसानी से चलेंगे। अनफेमिलियर फेस के होते हुए फैंग युआन ने ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करने की कोशिश करने का फैसला किया। प्लान्स हमेशा बदलते रहते हैं। उसका ओरिजिनल प्लान पहले डार्क लिमिट इमॉर्टल गू को हासिल करना था, लेकिन जू सॉन्ग जी और ही चेन के इंसिडेंट ने अनजाने में एक चेतावनी का काम किया। उसके बाद फेरी जियनयू रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, यहां तक कि फेरी ली शन भी उस ढूंढ नहीं पाई। उसका एक और प्लान था, माहोंग यू और चाओ लियान यो को मारने का। लेकिन अब जब वो कीन बाइशेंग द्वारा पकड़े गए थे, अन पर लगभग नॉर्दर्न प्लेन्स के सभी गू इमॉर्टल्स की नजर थी। ए फ्लैट फैंग युआन उन्हें कैसे मार सकता था? इन दो प्लान्स के सफल होने के बाद उसका तीसरा प्लान ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करना था। लेकिन मौजूदा सिचुएशन के साथ फैंग युआन का सर्कमस्टांसेस पर कंट्रोल कम था। यूज एक रिस्क लेकर ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करना पड़ा, भले ही यह खतरनाक था। उड़ते उड़ते फैंग युआन ने ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करने के प्लान पर दोबारा विचार किया। रास्ते में उस कई परिंदों के झुंड मिले, लेकिन वो सब फैंग युआन की इमॉर्टल ज़ॉम्बी ऑरा से डर कर भाग गए। सिर्फ एक बार उसकी मुलाकात एक डेसोलेट बीस्ट फ्लाइंग स्नेक से हुई। फैंग युआन वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था और उससे बचकर निकल गया। भले ही नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत बड़ा था, जिसका सरफेस एरिया 5 अरब स्क्वायर किलोमीटर था, जो धरती से 10 गुना ज्यादा था, लेकिन फैंग युआन की मौजूदा लोकेशन उसकी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं थी। आधे दिन के बाद यूज्ड और यूएफएक्यू पर एक पहाड़ दिखा। यह कुम्यू पहाड़ था। चैप्टर 738 पुरानी धरती की लकड़ी, इमॉर्टल ज़ॉम्बी गू। ये कुम्यू पहाड़ से ज्यादा एक विशाल सूखे हुए पेड़ जैसा लग रहा था, जो बादलों तक फैला हुआ था। अस लकड़ी का नाम था ओल्ड अर्थ। ओल्ड अर्थ वुड की उम्र बहुत लंबी होती थी। ये खास ओल्ड अर्थ वुड का स्तंभ 10 लाख साल से भी ज्यादा पुराना था। रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के दौर से लेकर रेड लोटस डेमन वेनरेबल, जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल, थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और फिर स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल और पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल तक। यहां तक कि पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के मरने के बाद भी ये जिंदा था। जब इस पर हरे भरे पत्ते होते थे तो इसकी हरियाली पूरे आसमान को ढक लेती थी और इस पर अनगिनत ताजे फल यूजीटी थे। इसकी मजबूत डालियों पर यूनिक ट्री फार्म्स बनाए जा सकते थे। अपने सुनहरे दिनों में ये आमतौर पर नॉर्दर्न प्लेन्स के सबसे शक्तिशाली गू इमॉर्टल्स या सबसे ताकतवर फोर्सेस के पास होता था। लेकिन जैसे जैसे समय की नदी बहती गई, हरे भरे पत्ते मुरझा गए, इसका मजबूत ताना सड़ने लगा, इसके शानदार दिन खत्म हो गए और ये एक उदास और शांत ढांचा बनकर रह गया। बहुत पहले
अनगिनत फोर्सेस ने इसके लिए लड़ाई की थी, अपनी जान दांव पर लगा दी थी या ओल्ड अर्थ वुड के कारण मर भी गए थे, लेकिन आखिरकार इसके आखिरी दिन अकेलेपन में गुजरे। इसकी बंजर डालियां अब सिर्फ एक छोटे से इलाके पर छाया कर सकती थीं, अपनी पुरानी शान को फिर से पाने की एक बेकार कोशिश करती हुई। अभी ओल्ड अर्थ वुड ट्री का मुख्य ताना ज्यादातर मर चुका था, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा अभी भी थोड़ी सी जिंदगी लिए हुए था। एक अनमोल खजाने से, जिसके पीछे हर कोई पड़ा था, एक ऐसे स्मारक तक जिसे कोई देखने नहीं आता। ये एक बूढ़े विशालकाय प्राणी जैसा था, जो अपनी पीठ झुकाए शांति से जमीन पर बैठा था, अपनी जिंदगी के अंत का इंतजार कर रहा था। फैंग युआन यहाँ ओल्ड अर्थ वुड ट्री की तारीफ करने नहीं आया था, वो उस इमॉर्टल ज़ॉम्बी के लिए यहाँ था जो ओल्ड अर्थ वुड के ऊपर रहता था। यह इमॉर्टल ज़ॉम्बी अपनी जिंदगी में एक वुडपाथ गु इमॉर्टल था, उसका नाम गु ये था। अगर फैंग युआन को नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करना था, तो यूज एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी की सिफारिश की जरूरत थी। फैंग युआन ने पहले हाई फेरी लीशन से नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस की डिटेल्स ले ली थीं। उसने गु ये को इसलिए चुना क्योंकि यह आदमी खास नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सबसे नजदीक था। जैसे हाई वो ओल्ड अर्थ वुड ट्री के पास पहुंचा, फैंग युआन ने अपनी स्पीड धीमी कर ली, लेकिन उस गुये कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने थोड़ा माथा सिकोड़ा, इस गुये की सतर्कता बहुत ही खराब थी। आखिरकार जब वो ओल्ड अर्थ वुड ट्री पर पहुंचा, फैंग युआन ने चिल्लाया, क्या ओल्ड अर्थ सिटी लॉर्ड यहां है? मेरा नाम शाहू वैंग है और मैं आपसे मिलने आया हूं। उसकी आवाज ओल्ड अर्थ वुड ट्री में गूंज उठी, जिससे सूखे पत्ते जमीन पर बिखर गए। ओल्ड अर्थ वुड के एक गहरे हिस्से से एक परछाई बाहर आई, और लोग क्यों ना रहे हैं? क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि हैं गुये इतना कमजोर हूं कि कोई भी मुझे बुली कर सकता है? उसके टोन में गुस्सा और लाचारी भरी हुई थी। गुये फैंग युआन के सामने प्रकट हुआ। वो पीले रंग का था, लंबा और पतला, ओल्ड अर्थ वुड जैसा दिख रहा था। उसकी स्किन पर लकड़ी जैसे निशानदार, ये एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी शरीर था जो सूखी लकड़ी जैसा लगता था। फैंग युआन को देखकर गुये चूक गया, उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो गया और उसने हिचकिचाते हुए कहा, सर, आप कौन हैं? मैं शाह हुआंग हूं, मैं हाल ही में मजबूरी में एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन गया हूं। मैं नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करना चाहता था, क्या ओल्ड अर्थ सिटी लॉर्ड मुझे रिकमेंड कर सकते हैं? फैंग युआन ने हाथ जोड़ते हुए सीधे अपनी बात राखी। ओ, तुम एक नए मेंबर हो जो ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करना चाहता है। आपसे मिलकर खुशी हुई। गुये का एक्सप्रेशन बदल गया, उसने मुस्कुराते हुए फौरन वापस सलाम किया। मुझे लगा कि ये छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। हम सब एक ही नाव में सवार हैं, प्लीज अंदर आओ। फैंग युआन धीरे धीरे ऊपर उड़ा, गुये के नेतृत्व में। वो कई सड़े हुए पत्तों और डालियों से गुजरे और ओल्ड अर्थ वुड ट्री की डालियों के एक गहरे हिस्से में पहुंचे। ये एक शहर था। ये पूरी तरह से ओल्ड अर्थ वुड की डालियों पर बना हुआ था। ये एक नक्काशी की हुई लकड़ी के शहर जैसा लगता था, काफी अनोखा था। अनगिनत लकड़ी के घर कतार में लगे हुए द, कुछ ऊंचे तो कुछ छोटे। यहां न सिर्फ आम चौराहे द, बल्कि टावर और शहर की दीवारें भी थीं, हर तरह की गलियां और रास्ते खून की नसों की तरह आपस में जुड़े हुए द, जो अनगिनत डालियों के साथ साथ चलते थे। यहां हर तरह की बेलों की सीधियां भी थीं, या तो नीचे लटक रही थीं या एक डाली से दूसरी डाली तक झूम रही थीं। अफसोस की बात यह थी कि ये लकड़ी का शहर आधा बर्बाद हो चुका था, बहुत सारे घर गिर चुके थे। पीली बेलों की सीधियां अब हरी नहीं थीं, वो कोई वजन नहीं सह सकती थीं। जब ठंडी हवा चलती तो बेलें टूट सकती थीं, डालियों पर गिरकर एक जोर की आवाज करती थीं। यह ओल्ड अर्थ सिटी है। भले ही इसकी हालत ऐसी है, माहौल अभी भी वैसा ही है। एक जमाने में ये एक मशहूर इलाका था और यहां अनगिनत मशहूर लोग इकट्ठा होते थे। ये कभी नॉर्दर्न प्लेन्स का दिल हुआ करता था। फैंग युआन ने आसपास देखते हुए आराम से आह भरी। शहर मर चुका है, अब यहां कुछ नहीं बचा। भाई शाह मुझे ओल्ड अर्थ सिटी लॉर्ड कह रहे हैं, लेकिन वो टाइटल अब बिल्कुल खोखला है। गुये ने किनारे से कड़वी हंसी हेस्ट हुए कहा, सच कहूं तो अगर ये जगह अभी भी विल्टेड एसेंस नाम का वुडपाथ रिसोर्स पैदा नहीं कर रही होती, तो इसकी परवाह कौन करता? फैंग युआन ने सर हिलाया, सहमत होते हुए, बात तो यही है। गुये ने गहरी सांस ली। साय, अगर मुझे पता होता कि ये जगह इतनी बंजर है, तो मेन ज़ॉम्बी अलायंस से ये मिशन कभी नहीं लेता। लेकिन मेरे मिशन की अवधि अब लगभग खत्म होने वाली है, मैं इस दर्दनाक जगह से जा सकता हूं। भाई, मेरी इस दयनीय हालत को देखो और इससे सीखो। जब तुम ज़ॉम्बी अलायंस में दाखिल हो, तो ओल्ड अर्थ वुड की रक्षा करने का मिशन मत चुनना। फैंग युआन ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि गुये जख्मी है। यूज ये कहते देख,
उसने अपनी नज़र बभभिका रूप से उसके चेहरे पर रखी। गु ये का चेहरा सूजा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके गाल के एक तरफ एक गुलाबी आड़ू उग रहा हो। उसके चेहरे की दूसरी तरफ अंदर धुसी हुई थी, जिसमें कई दरारें थीं। उस देखकर उसका पूरा सर एक अजीब आकार का था, जैसे एक बिगड़ा हुआ खरबूजा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी छाती पर एक लंबा घाव का निशान था। भले ही निशान हल्का था, चोट बड़ी थी। वहां जहरीले गैस के जीहेद जो गहरे बैंगनी रंग के थे। भले ही भाईगू ने इसका जिक्र नहीं किया, मैं पूछने ही वाला था। आपको ये चोटें कहां से लगी? फैंग युआन ने पूछा। साई, भाई, ये देखकर कि तुम अभी अभी एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बने हो, तुम अभी तक इमॉर्टल ज़ॉम्बीज का दर्द नहीं जानते। गुये ने दयानीय रूप से आ भरी। वो अपनी कहानी शुरू करने ही वाला था कि बाहर से एक जोर की आवाज आई। पूरा ओल्ड अर्थ वुड ट्री जोर से हिल गया, सूखे पत्ते उद गए, यहां तक कि ऊंचे स्तंभों जैसी सादी हुई डालियां भी टूटकर नीचे गिरने लगी। गुये का चेहरा बदल गया। आगे फैंग युआन ने बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। गुये, अभी बाहर आओ, ये डिवाइन लॉर्ड तुमसे एक सौदा करने आया है। गुये का चेहरा और भी बिगड़ गया, उसकी ऊँग से आग निकल रही थी जब उसने दांत पीसते हुए कहा, फिर से डिवाइन लॉर्ड टिएंडू। बम! एक और जोर का धमाका। ओल्ड अर्थ वुड फिर से हिला, डालियों से पत्ते एक भारी बारिश की तरह गिरे। खूबसूरत लकड़ी के घर गिर गए, जिससे धूल और धुआं उठने लगा। बाहर एक और गु इमॉर्टल चिल्ला रहा था, गुये, है ना? अभी बाहर आओ, मैं शी हो हूं, बाहर आओ, मुझे तुमसे एक काम है। ऐसा कहते हुए एक और जोर का धमाका हुआ, जिससे ओल्ड अर्थ वुड में एक परेशान करने वाली आवाज आई। उनके एक्शंस को देखकर लग रहा था कि वो तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक गुये बाहर नहीं आता। गुये का चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ था, उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कुछ गहरी सांसें लीं। फैंग युआन की तरफ जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, भाईशाह, पहले आप बैठिए, मैं अभी वापस आता हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, फैंग युआन ने कहा। गुये ने एक छू लेने वाला एक्सप्रेशन दिखाया और हाथ जोड़कर सच्चे दिल से शुक्रिया अदा किया। तो मैं भाई का पहले से शुक्रिया अदा करता हूं। दोनों ओल्ड अर्थ वुड ट्री से बाहर निकले, आसमान में डू रैंक 6 गु इमॉर्टल्स को देखा। एक का शरीर मजबूत और मांसल था, उसकी स्किन कांसे जैसी थी और उसके शरीर के चारों तरफ बिजली लपेटी हुई थी। उसका नाम डिवाइन लॉर्ड टिएंडू था। दूसरे के बाल बिखरे हुए वो एक खोपड़ी उठाए हुए एक जाहिल जैसा लग रहा था, यह शी हो था। फैंग युआन को देखकर डिवाइन लॉर्ड टिएंडू चौंक गया और फिर हंसा। सोचो तो, गुये ने एक मददगार ढूंढ लिया। लेकिन अफसोस की बात है, तुमने एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी ढूंढा है। अपनी बात में उसने इमॉर्टल ज़ॉम्बीज के प्रति अपनी नफरत छुपाई नहीं। गुये गुस्से से आग बबूला हो गया, बोलने ही वाला था। डिवाइन लॉर्ड टिएंडू ने अपना हाथ हिलाया, अधीरता से कहते हुए, मैं तुमसे फालतू बात नहीं करूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ विल्टेड एसेंस है। मेरे दोस्त के पास एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन है, वो तुमसे 150 किलोग्राम विल्टेड एसेंस खरीदेगा। एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन के बदले 150 किलोग्राम विल्टेड एसेंस, इससे अच्छा तो तुम हमें लूट ही क्यों नहीं लेते? गुये गुस्से से अपने पैर पटक रहा था, चिल्लाते हुए। लूटना भी मुमकिन है, लेकिन ये देखकर कि तुम डिवाइन लॉर्ड के दोस्त हो, ने उसका एक एहसान करना चाहता था। शीहू ने दबी हंसी हंसी, उसका रवैया बहुत घमंडी था, जैसे कि गुये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम दोनों बेशर्म हो, तुम लोग तो सीधे सीधे डाकू हो। गुये ने एरी फैला कर देखा, उसके फेफड़े फटने वाले थे। उसने आखिर में हमला नहीं किया। वो गुस्से में था, लेकिन साथ ही बेहद लाचार भी। दूसरी पार्टी डू रैंक 6 गु इमॉर्टल्स लेकिन वो सिर्फ एक रैंक 6 इमॉर्टल ज़ॉम्बी था। उसकी ब्लेस्ड लैंड मर चुकी थी और उसके पास बस 10-20 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स थे। भले ही वो उनसे लड़ता, उसके बाद वो क्या करता? ये सवाल छोड़ दो कि वो जीत सकता था या नहीं। भले ही वो जीत जाता, वो बहुत सारा ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस खर्च कर देता। ब्लेसड लैंड से रिप्लेनिशमेंट के बिना वो उस भरने के लिए सिर्फ इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का इस्तेमाल कर सकता था। एक लड़ाई के बाद वो कंगाल हो जाता। गुये चिंताओं से भरा हुआ था, उसने अपने पास खड़े फैंग युआन की तरफ देखा। एक्चुअली डिवाइन लॉर्ड टिएंडू और शी हो भी फैंग युआन को देख रहे थे। डिवाइन लॉर्ड टिएंडू ने गुये से कई बार वसूली की थी। यूज गुये के बैकग्राउंड के बारे में पता था, लेकिन वो फैंग युआन के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि फैंग युआन गुये का मददगार था। लेकिन फैंग युआन गुये की बिना किसी वजह के मदद क्यों करेगा? उसकी नजर चमकी, उसने एक हिचकिचाहट भरा एक्सप्रेशन दिखाते हुए गुये से कमजोर टोन में पूछा, भाई गु,
ये क्या हो रहा है? दूसरी पार्टी कौन है? ऐसी अजीब मांगे, ज़ॉम्बी अलायंस इसमें दखल क्यों नहीं दे रही? फैंग युआन की हिचकी चाहत देखकर गुये ने सारी उम्मीद छोड़ दी। उसने गहरी सांस ली। ज़ॉम्बी अलायंस दखल दे सकती है, लेकिन मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता। जब लीडर यहां था तब बेहतर था, लेकिन अब साय छोड़ो। जब तुम ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करोगे तो तुम इसके बारे में जान जाओगे, भाई। ऐसा है क्या? फैंग युआन के चेहरे पर हैरानी, निराशा और भविष्य के लिए चिंता का एक परफेक्ट मिश्रण दिखाई दिया। उनकी बातचीत सुनकर डिवाइन लॉर्ड टियन डू और शी हो एक दूसरे के चेहरों पर खुशी देख सकते थे। तो ये नया इमॉर्टल ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करना चाहता है। हम फिर से उससे सफलतापूर्वक वसूली करने वाले हैं। दोनों ने आपस में संदेश भेजा। जैसा उन्होंने उम्मीद की थी, गुये लाचार था और उनकी मांगे मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। आखिर में उसने एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन के बदले 150 किलोग्राम विल्टेड एसेंस बेच दिया। हा, ये एक खुशगवार सौदा था। गुये, जब अगली बार मदद मांगो तो कम से कम एक जिंदा इंसान को बुलाना। दोनों जोर से हेस्ट हुए वहां से चले गए। साई, ये शादी हुई जगह, मैं यहां एक सेकंड और नहीं रहना चाहता। गुये ने निराशा दिखाई। उसका सर अब और भी नीचे झुक गया था। चैप्टर 739 डार्क फ्लो जायंट सिटी। फैंग युआन ने डिवाइन लॉर्ड टियन डू और शी हो को उफाक में गायब होते देखा, फिर अपनी नजर हटाकर अपने पास खड़े इमॉर्टल ज़ॉम्बी गुये को हल्की चमकती नजरों से देखा। एक कांपती और हिचकिचाती आवाज में उसने कहा, भाई गु, क्या मैं पूछ सकता हूं, ऐसा कितनी बार हुआ है? गुये ने अपने दुख भरे एक्सप्रेशन को काबू में किया और फैंग युआन के कंधे पर थपथपाया, उल्टा उस तसल्ली देते हुए, ज्यादा बार नहीं। बस इतना है कि कीन बाइशेंग के ऑक्शन के नजदीक आने से कुछ बेशरम कमीने इस बड़े इवेंट में हिस्सा लेने के लिए पैसा इकट्ठा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। फैंग युआन ने उसकी मदद नहीं की थी, लेकिन गुये ने उस दोष नहीं दिया। यूज कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसकी निराशा और दुख का फैंग युआन से कोई लेना देना नहीं था। इससे भले ही वो अभी अभी माइल्ड, गुये को और भी यकीन हो गया कि फैंग युआन की सिचुएशन उसके जैसी ही थी और शायद थोड़ी और खराब भी, एक ऐसे गिरे हुए गु इमॉर्टल की तरह जो मजबूरी में इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन गया था। लेकिन यह बर्ताव बहुत ही घटिया है। फैंग युआन ने गुस्से में होने का नाटक किया। यह एक्सप्रेशन गुये की एग में उसकी असली फीलिंग्स जैसा लगा। कम से कम इस बेइज्जती को ढकने के लिए कुछ तो है। गुये ने अपने हाथ में रखे इमॉर्टल एसेंस स्टोन को व्यंग से देखा। यह इमॉर्टल एसेंस स्टोन वो कीमत थी जो शी हो और डिवाइन लॉर्ड टियनडू ने DED 100 किलोग्राम विल्टेड एसेंस के लिए चुकाई थी। उसने इमॉर्टल एसेंस स्टोन को हिलाया। देखो, डिवाइन लॉर्ड टियनडू और शी हो भले हाई स्ट्रांग हो, लेकिन वो अभी भी हमारे पीछे ज़ॉम्बी अलायंस से डरते हैं और उन्हें इस तरह से हमारी इज्जत करनी पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ॉम्बी अलायंस की इज्जत सिर्फ एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन के बराबर है? फैंग युआन का एक्सप्रेशन हैरत में डूब गया जब उसने ये सवाल किया। गुये हंसा। उसकी हंसी कड़वी थी, जिसमें लाचारी, दुख और अफसोस मिला हुआ था। उसने फैंग युआन को देखा और उस लगा जैसे वो अपने आप को देख रहा हो जब उसने अभी अभी ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन किया था। उसने फैंग युआन के कंधे पर फिर से थपथपाया। भाईशा, तुम इस मुकाम तक पहुंच चुके हो और इमॉर्टल ज़ॉम्बी होने की कठिनाइयों और नुकसानों को भी जानते हो। हम इमॉर्टल ज़ॉम्बीज की ब्लेस्ड लैंड्स मर चुकी हैं और उन्हें ऑपरेट नहीं किया जा सकता, और वो इमॉर्टल एसेंस पैदा नहीं कर सकती। अगर साफ साफ कहूं तो हम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। इसलिए हमें अनजिंदा गु इमॉर्टल से भी ज्यादा बाहरी रिसोर्सेज पर निर्भर रहना पड़ता है। तुमने शायद इसके बारे में पहले भी सुना होगा, ज़ॉम्बी अलायंस में सच में तुम्हारे जैसे बहुत से इमॉर्टल ज़ॉम्बीज हैं। लेकिन अगर तुम इन लोगों पर सपोर्ट के लिए भरोसा करना चाहते हो और अपनी इज्जत बनाए रखने में उनकी मदद चाहते हो, तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गुये के शब्दों में गहरे अर्थ छुपे थे। कीमत? फैंग युआन ने ना समझने का नाटक किया। हाँ, अगर तुम किसी रैंक 6 इमॉर्टल ज़ॉम्बी से मदद मांगना चाहते हो, तो तुम्हें 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स चाहिए, और ये सिर्फ शुरुआती कीमत है। असली रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि लड़ाई कितनी घमसान है। अगर तुम किसी रैंक 7 इमॉर्टल ज़ॉम्बी से मदद मांगना चाहते हो, तो तुम्हें 20 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स चाहिए। इसी तरह ये कीमत भी सिर्फ शुरुआती है। अगर तुम्हारे पास काफ़ी इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स हैं, तो तुम पूरे ज़ॉम्बी अलायंस से भी सपोर्ट मांग सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं या तुम कीमत नहीं चुकाना चाहते, तो तुम्हारी इज्जत बस इतनी ही हो सकती है। जब गुये ने यह कहा, उसने उस इमॉर्टल एसेंस स्टोन को थोड़ा ऊपर उठाया और जानबूझकर हिलाया।
इमॉर्टल ज़ॉम्बीज की ब्लेस्ड लैंड्स मर चुकी थीं, इनकम जनरेट करने के लिए बिजनेस करना मुश्किल था और उन्हें ज्यादा बाहरी रिसोर्सेज पर निर्भर रहना पड़ता था। इसने इमॉर्टल ज़ॉम्बीज को हमेशा सोच समझकर प्लान बनाने और अक्सर लड़ने के बजाय सहन करने का विकल्प चुनने पर मजबूर कर दिया था। सिर्फ इसी तरह से वो मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। जैसे पहले फैंग युआन के साथ हुआ था, वो खुद से ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस पैदा नहीं कर सकता था और यूज सब्स्टिट्यूट के तौर पर इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। प्रेशर बहुत ज्यादा था। हे चेंग के साथ यूएस घमसान लड़ाई में उसकी इकोनॉमी लगभग कॉलेप्स हो गई थी और वो फिर से मुसीबत में पड़ गया था। खुशकिस्मती से फैंग युआन के पास हुई इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड थी, जिसने उसके इमॉर्टल एपर्चर के मरने के असर को कम कर दिया था। और भी खुशकिस्मती की बात यह थी कि उसके पास विजडम गू की मदद थी और इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी के साथ विजडम की रोशनी का इस्तेमाल करने के बेहद बड़े फायदे थे। पहले तो लैंग या लैंड स्पिरिट के साथ इमॉर्टल गू रेसिपी के सौदे, जिसने फैंग युआन को दलदल से बाहर निकला। फिर विजडम की रोशनी की मदद से वो एसैक गू में नए सुधार ला सका और गट्स गू बिजनेस में लग गया, जिसने इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को समझौता करने पर मजबूर किया और उसके पूरे रहे सहन के माहौल में काफी सुधार किया। अगर मेरे पास ये सब नहीं होता तो मेरी हालत भी गुइये की तरह बेहद दयनीय होती। फैंग युआन ने मन ही मन आ भरी, जबकि ऊपर से उसने समझने का एक्सप्रेशन दिखाया और एक कदम पीछे हटकर झुककर हाथ जोड़े। भाई गुइये, मुझे आपकी सीख मिल गई है। गुइये ने सर हिलाया। भले हाई में ये सच ना बताता, तुम कुछ समय बाद खुद ही समझ जाते। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। चलो, मैं तुम्हें ज़ॉम्बी अलायंस ले चलता हूं। फैंग युआन गुइये के पीछे पीछे अस नफीस लकड़ी के शहर में ओल्ड अर्थवुड की डालियों की गहराइयों में फिर से गया। गुइये आगे उड़कर लकड़ी के शहर के बीच में एक बड़े प्लाजा पर गया। प्लाजा खंडार में तब्दील हो चुका था। टूटे हुए फर्श के टाइल्स से लेकर आसपास के तबाह फूलों के बेड और सूखे फव्वारे तक, कोई शायद ही इसकी पुरानी शान की एक झलक पा सकता था। गुइये और फैंग युआन प्लाजा के बीच में खड़े थे। उठो। गुइये ने अपनी प्राइमेवल एसेंस को हरेक में लाया। प्लाजा की सतह तुरंत चमक उठी। मोटा और ठोस फर्श एक विशाल जड़े की तरह पारदर्शी हो गया। हरे जड़े की रोशनी चारों तरफ घूमने लगी। अनगिनत गू कीड़ों की परछाइयां रोशनी के अंदर तैर रही थीं। साथ ही गुइये के शरीर से बड़ी संख्या में मोर्टल गू बाहर उड़े। ZYA डिटार रैंक 5 स्पेस पाथ गू और रैंक 4 वुड पाथ गू थे। ये गू कीड़े फैंग युआन के ऊपर उड़े और एक तूफान की तरह तेजी से घूमने लगे। अंधेरे माहौल में चमकदार रोशनी की किरणें धीरे धीरे दिखाई देने लगी। गुइये ने लगातार अपनी प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल जारी रखा। ये बहती हुई रोशनियां तेजी से बढ़ने लगी और जल्द ही एक विशाल नीला हरा धब्बा बना दिया। अनगिनत मोर्टल गू किसी अद्भुत लय के तहत अपनी शक्तियों को एक साथ लाए, एक दूसरे पर चढ़ गए और आपस में एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाया। आखिरकार एक शक्तिशाली प्रदर्शन बनाया। ये एक टॉप टियर मॉर्टल किलर मूव है जिसे हमारे ज़ॉम्बी अलायंस ने रिसर्च किया है, ग्रीन क्रिस्टल हीरोज पाथ। ये लाखों ली तक फैल सकता है, सीधे ओल्ड अर्थ वुड और ज़ॉम्बी अलायंस के गैरिसन को जोड़ता है। तुम जानते हो कि हम इमॉर्टल ज़ॉम्बीज भी गू इमॉर्टल्स हैं। हमारे शरीर डाउ मार्क्स से भरे हैं, इसलिए आम तरीके हमें ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। गुइये ने सही समय पर समझाया। फैंग युआन ने सर हिलाया। इमॉर्टल ज़ॉम्बीज की बैटल स्ट्रेंथ कमजोर हो सकती है, जिससे उनका स्टेटस गिर जाता है और उनके विचार धीमे हो जाते हैं, लेकिन उनकी जमा पूंजी और बुनियाद अभी भी ज्यादातर बरकरार रहती है। खासकर जब इमॉर्टल ज़ॉम्बीज एक जैसी सिचुएशन में होते हैं, तो वो आम गू इमॉर्टल्स की तरह भेदभाव को किनारे रखकर एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। इसलिए एक पीक टियर मॉर्टल किलर मूव रिसर्च कर पाना कोई अजीब बात नहीं थी। गुइये ने आगे कहा, मैंने ज़ॉम्बी अलायंस में 2 साल तक मिरियड पॉइजन डेट ट्री की देखभाल की, तब जाकर मुझे इस ग्रीन क्रिस्टल हीरोज पाथ को एक्सचेंज करने के लिए पर्याप्त कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले। हाँ, तुम शायद कंफ्यूज हो। भाई शाह, अगर तुम ऐसे टास्क चुनते हो जिनमें तुम्हें बाहर जाना पड़े, तो ज़ॉम्बी अलायंस की शर्त यह है कि तुम्हें किलर मूव ग्रीन क्रिस्टल हीरोज पाथ में महारत हासिल करनी होगी। सिर्फ इसके साथ ही तुम किसी भी समय ज़ॉम्बी अलायंस पहुंच सकते हो। उनके पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल नहीं था, स्टारगेट नहीं था और ना हाई मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू था। आम गू इमॉर्टल्स कनेक्टिंग हेवन गू और होल अर्थ गू का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इमॉर्टल ज़ॉम्बीज अपने मारे हुए एपर्चर्स के कारण नहीं कर सकते थे। कनेक्टिंग हेवन गू और होल अर्थ गू सिर्फ मॉर्टल गू वो ब्लेस्ड लैंड्स या ग्रोटो हेवंस के बीच इसलिए जुड़ सकते थे क्योंकि इसमें शामिल 2 छोटी दुनियाएं चुपचाप हेवनली पावर का इस्तेमाल करती थीं। और एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी की ब्लेस्ड लैंड या ग्रोटो हेवन पहले ही मर चुका था और हेवनली पावर खर्च करने में असमर्थ था।
कनेक्टिंग हेवन गू और होल अर्थ गू सेटअप करने के लिए दोनों पक्षों की सहमति की जरूरत होती थी। सिर्फ इसके साथ इमॉर्टल एपर्चर्स हेवनली पावर का इस्तेमाल कर सकते थे। अगर उन्हें चुपके से सेटअप किया जाता तो वो हेवनली पावर की अनुपस्थिति के कारण जुड़ नहीं पाते। कनेक्टिंग हेवन गू और होल अर्थ गू का इस्तेमाल तब भी नहीं किया जा सकता था अगर उन्हें 5 रीजन्स में बाहर सेटअप किया जाता। अरे तो ग्रीन क्रिस्टल हीरोज पाथ इतना इंपॉर्टेंट था। गू ये को फिर से समझाते हुए सुनकर फैंग युआन ने एक मुनासिब प्रशंसा और ईर्ष्या भरा लुक दिखाया। गू ये ने फैंग युआन के एक्सप्रेशन को पकड़ लिया और उस ताजगी महसूस हुई। पहले के जबरदस्ती के सौदे से हुआ दुख काफी हद तक कम हो गया। खुशी अक्सर तुलना से आती है। तुरंत ही गू ये को फैंग युआन बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। एक मोती हरी रोशनी घने सूखे पील ओल्ड अर्थ की डालियों और पत्तों से आसमान की तरफ उठी। थोड़ी देर बाद डार्क फ्लो सिटी में, जो 100,000 ली से भी ज्यादा दूर था, दक्षिण पूर्वी हिस्से के प्लाजा पर एक गहरी हरी रोशनी अचानक नीचे गिरी। रोशनी ने प्लाजा को घेर लिया, आसपास के माहौल को हरा कर दिया। हवा तेज हो गई और प्लाजा में लटके हुए लोहे के लैंटर्न लगातार हिलने और चरमराने लगे। रोशनी जल्दी ही गायब हो गई। पहले से खाली प्लाजा में गू ये और फैंग युआन प्रकट हुए। चलो, हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। गू ये ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। फैंग युआन उसके आगे पीछे पीछे चला। ये विशाल शहर डार्क फ्लो के नाम से जाना जाता था। ये एकदम काला था, जमीन पर फैले हुए एक विशाल जानवर जैसा लग रहा था। सूरज पश्चिम में डूब रहा था और अभी भी रोशनी का एक स्रोत था। हालांकि विशाल डार्क फ्लो सिटी की हर ईंट और पत्थर से एक घना अंधेरा निकल रहा था जो आसपास को काला कर रहा था। खासकर जितना कोई डार्क फ्लो जायंट सिटी के केंद्र के नजदीक जाता, ये अंधेरा उतना ही घना हो जाता। फैंग युआन और गू ये आगे बढ़े, लेकिन उन्हें रास्ते में कोई इंसान नहीं दिखा। लंबे रास्ते पर हर कुछ 100 कदम पर स्ट्रीट लैम्प्स लगे हुए थे, लेकिन ये स्ट्रीट लैम्प्स कमजोर धुंधली पीली रोशनी छोड़ रहे थे जो सिर्फ कुछ दर्जन कदम तक रोशनी करती थी। स्ट्रीट लैम्प्स के बीच की खाली जगहों में अंधेरे की लंबी लकीरें छोड़ रही थी, जिससे विशाल शहर का अंधेरा और भी ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। बड़ा सा डार्क फ्लो सिटी एक छोड़ा हुआ शहर जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि विशाल शहर के नीचे से अभी भी कुछ हल्का शोर आ रहा था। यह नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारे ज़ॉम्बी अलायंस का मेन हेडक्वार्टर्स है और ये लगभग एक पहाड़ जितना बड़ा है। ये 7 मंजिलों में बनता हुआ है। नीचे की 5 मंजिलें मॉर्टल गू मास्टर्स के रहने की जगह हैं और बहुत भीड़ भाड़ वाली और शोर शराबे से भरी हैं। एक मंजिल ऊपर वो जगह है जहां इमॉर्टल ज़ॉम्बीज और हमसे कुछ रिश्ता रखने वाले लोग रहते हैं। सबसे ऊंची मंजिल पर कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां साल भर 3 रैंक 7 इमॉर्टल ज़ॉम्बीज तैनात रहते हैं। गू ये ने मुनासिब जानकारी दी। फैंग युआन ने बिना हैरान हुए सर हिलाया। ज़ॉम्बी अलायंस एक ऐसी संस्था नहीं थी जो सिर्फ इमॉर्टल लेवल के सदस्यों से बनी हो, बल्कि इसमें मॉर्टल गू मास्टर्स भी शामिल थे। यह गू मास्टर्स ZYA डिटार डार्क पाथ का इस्तेमाल करते थे, ज़ॉम्बीज पालना, ज़ॉम्बीज को कमांड देना और यहां तक कि ज़ॉम्बीज में बदल जाना। दोनों कुछ देर चले और बिना किसी को रास्ते में देखे एक बड़े हॉल के सामने पहुंचे। बड़े हॉल के दोनों तरफ ऊंची पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। वो फैंग युआन के 8 हाथों वाले इमॉर्टल ज़ॉम्बी शरीर से भी ऊंची और भारी थीं। फैंग युआन ने उन्हें ध्यान से देखा। उसकी उंगली थोड़ी सिकुड़ गई जब उसने पाया कि ये पत्थर की मूर्तियां उतनी सरल नहीं थीं जितनी दिखती थीं। तुम्हें भी अजीब लग रहा है ना? यह यिन ल्यू गोंग का इमॉर्टल किलर मूव स्टोन कास्केट है। इनके अंदर आम ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि इमॉर्टल ज़ॉम्बीज हैं। गू ये ने ये कहा, फिर धीमी आवाज में बोला, यिन ल्यू गोंग हमारे ज़ॉम्बी अलायंस के एक्सपर्ट्स में से एक है। जब सिटी लॉर्ड ने नॉर्दर्न प्लेन्स छोड़ा तो उन्होंने 3 डेप्यूटी सिटी लॉर्ड्स नियुक्त किए। वो उनमें से एक है और अपने लिए लड़ने के लिए इमॉर्टल ज़ॉम्बीज को कमांड दे सकता है। यिन ल्यू गोंग। फैंग युआन ने चुपचाप ये नाम अपने दिमाग में नक्श कर लिया। ये नाम उसकी पिछली जिंदगी की यादों में नहीं था, लेकिन सिर्फ इस बात के आधार पर कि यिन ल्यू गोंग इमॉर्टल ज़ॉम्बीज को लड़ने के लिए कमांड दे सकता था, उस महत्व देने की जरूरत थी। मेरी पिछली जिंदगी में मेरा उदय 300 से 400 साल बाद हुआ था, और इस समय के दौरान ऐसा नहीं था कि कोई बेहतरीन किरदार सामने नहीं आए, लेकिन अलग अलग कारणों से वो समय की नदी में बह गए। फैंग युआन सतर्क था, जरा सी भी लापरवाही नहीं थी। आओ और दरवाजा धकेलो। गू ये अचानक साइड में हट गया। जब तक तुम इस बड़े दरवाजे को खोल सकते हो, तुम्हें ज़ॉम्बी अलायंस में शामिल होने की योग्यता मिल जाएगी। फैंग युआन ने चुपचाप अपने दोनों हाथ दरवाजे पर रखे और धीरे से धकेला। दरवाजे को एक झरी से खोल दिया। तुरंत ही 20 से ज्यादा तेज, उदास या सुस्त नजरें यूएस दरार से फैंग युआन की तरफ आयं।
फैंग युआन ने जानबूझकर अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा बदला, फिर उसने एक गहरी सांस ली और जोर से दरवाजे को पूरा खोल दिया। गु ये जोर से हंसा और फैंग युआन के कंधे पर थपथपाया। इस बड़े दरवाजे को खोल पाने का मतलब है कि तुम नॉर्दर्न प्लेन्स के इंसान हो। आओ, तुम्हारी टाइमिंग सच में बहुत लाजवाब है। आज हमारी ज़ॉम्बी अलायंस की मीटिंग है। चैप्टर 749 आसमानों का टुकड़ा सेंट्रल कॉन्टिनेंट। आसमान में सफेद बगुले उड़ रहे थे। आज मौसम सुहाना था। कॉम्बैट इमॉर्टल सेक्ट से आए 3 रैंक 7 गो इमॉर्टल्स इस आसमान में इकट्ठा हुए थे। इमॉर्टल मंकी किंग के मदद के अनुरोध के अनुसार जगह यही होनी चाहिए, कियान जू जियान ने आसपास देखते हुए कहा। उसने हरे रंग का चोगा पहना हुआ था, उसका शरीर पतला था और उसकी एड़ी एक गहरे कुएं की तरह काली थी, जैसे उन्हें कोई चीज चौंका नहीं सकती। भले ही ये जगह आम दिखती है, लेकिन साफ है कि लेटर में बताया गया ग्रोटो हेवन का प्रवेश द्वार बैंड हो चुका है। लेकिन ये चेक करने के लिए कि क्या ये सच में यही जगह है, हमें डिवाइन मदर की मदद चाहिए होगी। वैली लॉर्ड मिंग ही, जो सफेद चोगे में था, ने उस तरफ देखा। उसके पास एक महिला गु इमॉर्टल थी, खूबसूरत और नफीस। उसने सुनहरे रंग का चोगा पहना हुआ था और उससे शान और गरिमा झलक रही थी। वो एक स्पेस पाथ गु इमॉर्टल थी, जिसे डिवाइन मदर जू कोंग के नाम से जाना जाता था। इन तीनों में वो सबसे उम्रदराज गु इमॉर्टल थी, जिसकी उम्र 900 साल से ज्यादा थी। डिवाइन मदर जू कोंग ने अपनी एंड बैंड कर लिन अपने रहस्यमयी तरीके का इस्तेमाल करते हुए, उसकी ऑरा शांत रही और उसमें जरा सी भी हलचल नहीं हुई। थोड़ी देर में उसने अपनी एड़ी खोली, एक धुंधली हवा का सांस छोड़ते हुए। ये यही है, स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन इसी जगह पर स्थित है। दूसरे डू इमॉर्टल्स ने यह सुना और उनके चेहरे खिल उठे। 7 स्टार चाइल्ड की यूएस वक्त ज्यादा शोहरत नहीं थी, उसने बिना कोई शोर मचाए इस हद तक कल्टीवेशन कर लिया। बल्कि उसके ग्रोटो हेवन ने तो नीले आसमान का एक टुकड़ा भी अपने अंदर समा लिया था। ठीक इसी वजह से स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन अब तक मौजूद रह सका। ये अविश्वसनीय है, कियान जू जियान ने आह भरी। इमेमोरियल एंटिक्विटी एरा के दौरान गु मास्टर्स की दुनिया में आसमान में 9 आसमान थे। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, गहरा नीला, बैंगनी, सफेद, काला। उन्होंने पुराने 9 आसमानों का निर्माण किया, लेकिन 9 में से 7 आसमान रेंजू के बच्चों द्वारा नाश कर दिए गए थे। अभी आसमान में सिर्फ काले और सफेद आसमान ही बारी बारी से आते हैं। 7 स्टार चाइल्ड की किस्मत में एक अनोखा मौका आया था। उसने चुपके से नीले आसमान का एक टुकड़ा अपने अंदर समा लिया था। इससे उसका ग्रोटो हेवन आज तक मौजूद रह सका और उसकी हालत के कारण एक मारा हुआ अपचर नहीं बना। पुराने 9 आसमान 9 अलग अलग दुनियाएं थीं। गु इमॉर्टल्स के इमॉर्टल एपर्चर्स भी दुनियाएं थीं। दुनियाएं एक दूसरे को निगल सकती थीं। सबसे मशहूर उदाहरण ट्रेजर येलो हेवन था। उस वक्त ट्रेजर येलो हेवन का मालिक, रैंक 8 गु इमॉर्टल डाउस्ट काउंटलेस ट्रेजर्स, ने अनजाने में पीले आसमान का एक टुकड़ा हासिल कर लिया था। इसलिए जब उसने उस अपने ग्रोटो हेवन में मिलाया, तो ट्रेजर येलो हेवन का निर्माण हुआ। ट्रेजर येलो हेवन के बनने के बाद यह असाधारण हो गया और आज तक मौजूद है। एक बार जब एक ग्रोटो हेवन 9 आसमानों का टुकड़ा अपने अंदर समा लेता है, तो उसके फायदे सच में बहुत बड़े होते हैं। न सिर्फ उन्हें कुछ अनुमान से परे रहस्यमयी शक्तियां मिलती हैं, बल्कि इमॉर्टल एपर्चर की हेवनली पावर भी असीमित हो जाती है। इसके अलावा आपदाएं और मुसीबतें बहुत कमजोर हो जाती हैं या पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। अगर मुझे ऐसा कोई टुकड़ा मिल जाए तो मैं शायद नींद में भी हेस्ट हुए उठूं। वैली लॉर्ड मिंग ही ईर्ष्या से भरा हुआ था। सपने देखो मिंग ही, पहले अपना कल्टिवेशन लेवल रैंक 8 तक पहुंचाओ। सिर्फ एक रैंक 8 गु इमॉर्टल का ग्रोटो हेवन हाई 9 आसमानों के टुकड़े को अपने अंदर समा सकता है। कियान जू जियान हंसा। वैली लॉर्ड मिंग ही ने यह सुना और कड़वी हंसी हंसा। मैं भी रैंक 8 तक पहुंचना चाहता हूं, लेकिन मुझे दूसरी महान आपदा से बचने का कोई भरोसा नहीं है। ये सोचकर कि रैंक 8 गु इमॉर्टल्स को हर 50 साल में एक महान आपदा से गुजारना पड़ता है, मैं काम जाता हूं। और यूएस मिलियर ट्रिब्यूलेशन के बारे में जो महान आपदा से भी ज्यादा भयानक है, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद सिर्फ शीले जैसा कोई ही है जिसे डर नहीं लगता। ब्लेसड लैंड्स में किस्मत होती थी, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी संतुलित थे, इसलिए समय समय पर आपदाएं और मुसीबतें आती थीं। रैंक 6 गु इमॉर्टल्स हर 10 साल में एक धरती की आपदा और हर 100 साल में एक स्वर्गीय आपदा का अनुभव करते हैं। इसलिए एक गु इमॉर्टल के कल्टिवेशन लेवल का कालन करते समय वो अक्सर स्वर्गीय आपदा को मानक मानते थे। फैंग युआन अपनी पिछली जिंदगी में 2 स्वर्गीय आपदाओं का एक्सपर्ट था।
जब एक रैंक 6 गु इमॉर्टल टीन स्वर्गीय आपदाओं से गुजर जाता है तो उनकी ब्लेस्ड लैंड एक नए स्टार तक फैल जाती है और वो एक रैंक 7 गु इमॉर्टल बन जाते हैं। रैंक 7 गु इमॉर्टल्स हर 10 साल में एक धरती की आपदा, हर 50 साल में एक स्वर्गीय आपदा और हर 100 साल में एक महान आपदा का सामना करते हैं। कियान जू जियान और वेली लॉर्ड मिंगहे एक महान आपदा वाले गु इमॉर्टल्स द, जबकि डिवाइन मदर जूकोंग उनसे एक स्टार ऊंची थी जो 2 महान आपदाओं के कल्टिवेशन लेवल पर थी। जहां तक रैंक 8 गु इमॉर्टल्स की बात है, उन्हें अब कोई धरती की आपदा का अनुभव नहीं करना पड़ता, लेकिन उन्हें हर 10 साल में एक स्वर्गीय आपदा, हर 50 साल में एक महान आपदा और हर 100 साल में एक मिरियड ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ता था। मिरियड ट्रिब्यूलेशन स्वर्गीय आपदाओं से कहीं ज्यादा डरावनी थीं। उन्हें गु इमॉर्टल्स के बीच निराशाजनक मिरियड ट्रिब्यूलेशंस के नाम से जाना जाता था। कठिनाई बेहद ज्यादा थी, इसलिए 9 आसमानों के टुकड़े बहुत ज्यादा कीमती थे, क्योंकि पुराने 9 आसमान गु मास्टर्स की बड़ी दुनिया का एक हिस्सा थे। आपदाएं और मुसीबतें सिर्फ ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस पर आती थीं क्योंकि वो इमॉर्टल एपर्चर वर्ल्ड्स दी ऐसा 5 रीजन्स या पुराने 9 आसमानों में नहीं होता था। जब ग्रोटो हेवन 9 आसमानों के टुकड़े को निगल लेता है तो एक तरह से वो गु मास्टर्स की बड़ी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। इससे आपदाओं और मुसीबतों का आकार और शक्ति बहुत कम हो सकती है, और अगर गु इमॉर्टल मर जाए तो ग्रोटो हेवन नहीं मरता। जैसे कि स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन अभी भी सही सलामत था, जबकि 7 स्टार चाइल्ड पहले एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन चुका था। अगर समाये गए 9 आसमानों का टुकड़ा बड़ा होता तो आपदाएं और मुसीबतें हमेशा के लिए गायब हो सकती थीं। जैसे कि ट्रेजर येलो हेवन ने कभी कोई आपदा या मुसीबत का अनुभव नहीं किया। अब ये गु इमॉर्टल दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार क्षेत्र है। 9 आसमानों का टुकड़ा समाने के फायदे बहुत बड़े हैं, लेकिन भूलना मत, इस तरीके में एक कमजोरी भी है। भले ही तुम 9 आसमानों के टुकड़े का थोड़ा सा भी हिस्सा संभालो, तुम बड़ी दुनिया की ऑरा को अपने अंदर ले लोगे। एक बार जब ग्रोटो हेवन उसमें जात पकड़ लेगा तो यूज फिर कभी तुम्हारे शरीर में नहीं रखा जा सकता। डिवाइन मदर जूकोंग ने उन्हें याद दिलाया। कियान जू जियान ने सर हिलाया, सहमत होते हुए। सरल शब्दों में 9 आसमानों का टुकड़ा समाने से गु इमॉर्टल अपनी आज़ादी खो देता है। वो सिर्फ अपने इमॉर्टल एपर्चर दुनिया के अंदर रह सकते हैं और बाहरी दुनिया में घूम नहीं सकते। ये सच में एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन अगर मेरे सामने 9 आसमानों का टुकड़ा आ जाए तो मैं बिना हिचकिचाए यूज चुनूंगा। सही कहा। वैली लॉर्ड मिंगहे सहमत हुआ। आपदाएं और मुसीबतें झेलना बहुत मुश्किल है। कभी कभी मैं एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बनना चाहता हूं, कम से कम उनकी मारी हुई जमीनों पर कोई आपदा या मुसीबत नहीं आती। ठीक है, काम को अंजाम देना सबसे जरूरी मामला है। हमने जानबूझकर इतने दिन बर्बाद किए। मुझे यकीन है कि यूएस मंकी किंग ने अपना सबक सीख लिया होगा। डिवाइन मदर जूकोंग ने धीरे से अपनी इन बैंड कर लिन। वैली लॉर्ड मिंगहे चुप हो गया। कियान जू जियान हंसा, है, जब हम शीले को बचा लेंगे, मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो फिर से घमंड दिखा पाता है। डिवाइन मदर जूकोंग ऐप शांत ओरा नहीं बनाए रख सकी। उसका सुनहरा चोगा फड़फड़ाया जब इमॉर्टल गु की ओरा उसके अंदर से फूट पड़ी। खुल जा। अचानक उसने अपनी उंगली खोली। उसकी नजर इतनी तेज थी कि उसने अपने सामने के शून्य में एक छेद कर दिया। छेद लगभग एक आदमी के आकार का था। इस छेद के जरिए तीनों गु इमॉर्टल्स सीधे स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन के अंदर का नजारा देख सकते थे। तीनों इमॉर्टल्स ने कुछ नहीं कहा। कियान जू जियान आगे बढ़ा और उसके अंदर चला गया। उसके बाद वैली लॉर्ड मिंगहे अंदर गया और फिर डिवाइन मदर जूकोंग। लेकिन अगले हाईपैल तीनों गु इमॉर्टल्स फिर से आसमान में प्रकट हो गए। ये क्या हो रहा है? कियान जू जियान और वेली लॉर्ड मिंगहे के चेहरों पर थोड़ी हैरानी दिखाई दी। डिवाइन मदर जूकोंग का चेहरा गंभीर था। उसका आरामदायक रूप जा चुका था जब वो बड़बड़ाई, अंदर अंदर नहीं है, बाहर बाहर नहीं है, स्पेस आपस में बदल रहा है, अदला बदली हो रही है। ये वो रहस्यमय क्षमता है जो स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन ने नीले आसमान के टुकड़े को समाने के बाद हासिल की है। हाँ, शीले ने अपनी मदद की गुहार में इसका जिक्र भी किया था। वैली लॉर्ड मिंगहे ने याद किया। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। अगर ये इस बंदर को फंसा सकता है तो ये सरल क्यों होगा? कियान जू जियान ने कहा। डिवाइन मदर जूकोंग ने ठंडी आ भरी। ये तो बस एक छोटी सी समस्या है। उसी समय नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़ॉम्बी अलायंस की शाखा डार्क फ्लो जायंट सिटी के अंदर, यहां घना अंधेरा जमा हुआ था। यहां तक कि साफ आसमान भी यहां सूरज की कोई रोशनी नहीं डाल सकता था। फैंग युआन ने दरवाजा खोला और 20 से ज्यादा नजरों ने उसकी जांच की। उसने जानबूझकर एक डरा हुआ और हिचकिचाता हुआ एक्सप्रेशन दिखाया जब उसने डिस्कशन हॉल में कदम रखा। उसने सलाम किया,
चिल्लाते हुए, मैं शा हुआंग हूं, मेरे सारे भाइयों को सलाम। भाइयों, तुमने एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। हम ज़ॉम्बी अलायंस के सदस्य एक हाई हालत में हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। डिस्कशन हॉल की मुख्य कुर्सी पर एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी मुस्कुराते हुए बोला। वो एक मोटा आदमी था, 6 मीटर से भी ऊंचा, बिल्कुल फैंग युआन के 8 हाथों वाले इमॉर्टल ज़ॉम्बी रूप जैसा, लेकिन वो फैंग युआन से कम 3 गुना मोटा था। उसकी त्वचा कांसे जैसी थी, उसका पेट एक शराब के मटके जैसा था, बड़ा और गोल। सिर्फ उसका पेट ही नहीं, उसका चेहरा, हाथ, उंगलियां, सब कुछ बेहद गोल था। फैंग युआन ने यूज देखा और अपने पास की जानकारी के बारे में सोचा, फ्लैश ब्रॉन्ज ज़ॉम्बी बॉडी, ये न्यू गोंग। ज़ॉम्बी अलायंस आने से पहले उसने फेरी लीशन से जरूरी जानकारी हासिल कर ली थी। उसके पास खड़ा इमॉर्टल ज़ॉम्बी गु ये सोच रहा था कि फैंग युआन एक नया आदमी है। उसने जल्दी से सलाम किया, गु ये, लॉर्ड यिन यूगोंग, लॉर्ड ड्रैगन कमांडर ये चा, और लॉर्ड हुवैंग क्वैन वेंग को सलाम करता है। फैंग युआन ने उसके पीछे पीछे किया, मेन लॉर्ड यिन ल्यूगोंग, लॉर्ड ड्रैगन कमांडर ये चा, और लॉर्ड हुवैंग क्वैन वेंग को सलाम करता हूं। ऐसा कहते हुए उसने गुये को एक शुक्रिया भरी नजर से देखा। गुये ने उस देखकर मुस्कुराया। यिन ल्यूगोंग बीच की कुर्सी पर बैठा था, उसके बाईं तरफ ड्रैगन कमांडर ये चा था, वो सीधा बैठा था और उसका चेहरा कठोर था, उसके दांत सफेद और तेज। दाईं तरफ हुवैंग क्वैन वेंग था, वो बूढ़ा दिख रहा था और उसकी पीठ झुकी हुई थी। भले ही उनमें मौत की एनर्जी हो रही थी, उनकी रैंक 7 ऑरा को छुपाया नहीं जा सकता था। ये तीनों इमॉर्टल ज़ॉम्बीज सच्चे रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल के वो डार्क फ्लो जायंट सिटी में तैनात थे। शाह हुवैंग, क्या ये तुम्हारा असली नाम है? ड्रैगन कमांडर ये चा ने पूछा, उसके शब्द लोहे जैसे थे। जैसे ही उसने बोला, एक मजबूत मारकाट की भावना फूट पड़ी, जिससे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक भयानक युद्धभूमि के बीच में हैं। ये उसके अनुभवों के कारण था। ड्रैगन कमांडर ये चा एक अकेला कल्टिवेटर था, उसने इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के अंदर कुछ मौकों का इस्तेमाल करके अपनी बुनियाद जमा की थी और एक गु इमॉर्टल बना था। दूसरे शब्दों में, उसके पास बहुत अमीर युद्ध अनुभव था, कोई भी यूज नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करता था। उसने अपना मुंह खोला और उसके टोन में उसकी शान दिखाई दी, इससे लोगों को ऐसा लगा जैसे वो अन पर भारी दबाव डाल रहा हो। बिल्कुल नहीं। फैंग युआन कड़वी हंसी हंसा, शाह हुवैंग वो नाम था जो मैंने खुद को इमॉर्टल ज़ॉम्बी बनने के दूसरे दिन दिया था। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक था, मेरे लिए अपने पुराने गौरव को अस्थायी रूप से भूलने के लिए। मैंने एक बार स्वर की कसम खाई थी, जब तक मैं अपना असली शरीर वापस नहीं पा लेता और अपने इमॉर्टल ज़ॉम्बी स्टेटस से छुटकारा नहीं पा लेता, मैं अपना पुराना नाम फिर से इस्तेमाल नहीं करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, डिस्कशन में मौजूद सभी इमॉर्टल्स ने अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखाए। वहां नफरत थी, तंज था, छुप्पी थी, दुख था, लेकिन ज्यादातर समझदारी थी। फैंग युआन का मौजूदा प्रदर्शन और उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल उनके जैसी थी जो उनकी अतीत में थी। लेकिन इतने सालों के बाद उनके बड़े अरमान जा चुके उनकी उम्मीदें और इच्छाएं लगभग पूरी तरह से जल चुकी थीं। वो अभी भी इमॉर्टल ज़ॉम्बीज जिंदगी बेहतर नहीं हुई थी। ठीक है, जब शाह हुआंग ने दरवाजा खोल दिया है, तो वो एक नॉर्दर्न प्लेन्स गु इमॉर्टल है। हम ज़ॉम्बी अलायंस में एक और सदस्य के साथ और मजबूत होंगे। उसने खुद को पहले ही साबित कर दिया है। ये जान लेना चाहिए, पहले, यहां तक कि याओ हुआंग भी इस दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हुआ था। ग ग ग ग हुवैंग क्वान वेंग ने कहते हुए खांसना शुरू कर दिया, अपनी बूढ़ी और कमजोर हालत दिखाते हुए। चैप्टर एंड।